हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवांश और आप देख रहे हैं इजी हिंदी साहित्य बाय शिवांश। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आषाढ़ का एक दिन, जो कि मोहन राकेश की एक शानदार नाटक रचना है। ये रचना मोहन राकेश का पहला नाटक है और पहले नाटक में ही मोहन राकेश ने जो यथार्थवादी तथ्य हैं उनको इतने अच्छे से घुला मिला दिया है कि पढ़ने वाला पाठक काफ़ी ज़्यादा उन्हें सुनता है, देखता है और पढ़ता है। दोस्तों, आषाढ़ का एक दिन नाटक में जो मोहन राकेश हैं, उन्होंने कालिदास और अन्य चरित्रों के माध्यम से कुछ ऐसे बिंदुओं को कथ्य का विषय बनाया है जिनका संबंध आधुनिक युग से और मनुष्य की जो मन की स्थितियां हैं उनसे है। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि जो मनुष्य के अंदर जो मन स्थितियाँ होती हैं, जो द्वंद्व हैं, जो प्रामाणिकता का द्वंद्व है, जो अप्रामाणिकता का द्वंद्व है, व्यक्ति को जीवन में कुछ पा लेने का संकट है और कैसे उन्हें पाए और वे जीवन में अंतिम रूप से क्या करे, उसे कैसे निर्णय लेना चाहिए और निर्णय उसके एक निर्णय से उसका पूरा जीवन किस तरह प्रभावित होता है, इस चीज़ का विषय जो मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन में बनाया है। इस जो ये जो नाटक है, इस नाटक में मोहन राकेश ने कालिदास तथा अन्य चरित्रों के माध्यम से कुछ ऐसे बिंदुओं को कथ्य का विषय बनाया है जो नारी और पुरुष की प्रामाणिकता के अर्थों को स्पष्ट करता है। साथ ही सत्ता और सृजन के जटिल संबंध जैसे मूलभूत प्रश्नों को अपने नाटक में बेहद बारीकी के साथ उठाता है। दोस्तों, ये जो नाटक है वे जो सार्त्र हैं, वे पश्चिम के जो दार्शनिक सार्त्र हैं उनके अस्तित्ववाद के वैचारिक प्रभाव से युक्त नाटक है और इस नाटक का सैद्धांतिक ज्ञान पूरी तरह कथ्य को स्पष्ट करने में सफल सिद्ध हुआ है। तो दोस्तों, इस नाटक को और भी अच्छे से समझने के लिए आइए जानते हैं इसकी केंद्रीय संवेदना। दोस्तों, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का प्रथम नाटक है। साथ ही यह नाटक अपने लेखन के समय से ही हिंदी समीक्षा में केंद्रीय भूमिका के तौर पर जाना जाता है। इसमें प्रथम केंद्रीय तत्व है सृजनशीलता और सत्ता का द्वंद्व। दोस्तों, जो लेखक जिस प्रकार सृजनशीलता हेतु रचना करता है और जो सत्ता है वे सत्ता को पा लेने की जो क्षमता है उसके द्वारा अपनी रचना को उत्पादक बनाए, इसलिए यह आवश्यक है कि वे सृजन के एक ऐसे कार्य को चुनें जो उसे उत्पादक गतिविधियों में संलग्न भी कर सके और वे जीवन को निस्सार न समझकर केंद्रीय तत्व समझें। इसलिए मोहन राकेश ने यहाँ पर सृजनशीलता और सत्ता का द्वंद्व स्पष्ट किया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो साहित्यिक सृजन है आर्थिक रूप से अधिक उत्पादक नहीं है रचनाकार के लिए। इस वजह से यह चुनौतीपूर्ण है कि वह या तो स्वयं को उत्पादक गतिविधियों में संलग्न कर साहित्य की सृष्टि करे या वे एक ऐसे व्यक्ति की खोज करे जो उसे रचनाशीलता हेतु आर्थिक आश्रय प्रदान कर सके। यहाँ पर जो कालिदास है, यदि कालिदास को बिना आश्रित हुए लिखना है तो ये अनिवार्य विषय है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गाय चराने का काम करे, किंतु गाय चराना उसका पैशन नहीं है। तो गाय चराने के एवज में वे एक ऐसा कार्य करना चाहता है जो उसकी रचनाशीलता को आधार प्रदान करे। इसलिए कुछ दूसरा विकल्प वो अपनाता है। दूसरा विकल्प वे अपनाता है कि वे राज्य आश्रय ले। राज्य आश्रय हेतु वे उज्जैनी भी जाता है और जीवन के काफ़ी वर्ष उज्जैनी में बिताता है, किंतु वहाँ पर भी उसे वे सारी सुख सुविधाएं, वे सारे राज्य आश्रय निस्सार ही प्रतीत होते हैं, क्योंकि उसका जो जीवन है वह तो प्रकृति के मध्य रहने का था। यानी कि उसे राज्याश्रय भी पसंद नहीं है, किंतु राज्याश्रय उसने क्यों चुना, इसका मूलभूत कारण यही है कि वे अभावपूर्ण जीवन की प्रतिक्रिया में इस विकल्प को अपनाना चाहता था। तो राज्याश्रय चुनने के बाद यहीं से उसका जीवन अप्रामाणिक शुरू हो जाता है। ये अप्रामाणिकता इस वजह से है क्योंकि जो कालिदास है उसने निर्णय अंतरात्मा की बजाय बाहरी दबावों से लिया, और बाहरी दबावों से जब भी कोई निर्णय लेता है तो उसका जीवन निश्चित रूप से अप्रामाणिक हो ही जाता है। यही इस नाटक का केंद्रीय तत्व है और सार्त्र के दर्शन अस्तित्ववाद का मुख्य प्रभाव यहीं पर स्पष्ट दिखाई देता है। अब हम दूसरी बात को जान लेते हैं। दूसरी बात यह है कि प्रामाणिकता की खोज जो है वो नाटक का मुख्य विषय भी है। प्रामाणिकता की खोज के अंतर्गत कालिदास अप्रामाणिक जीवन जीना नहीं चाहता, साथ ही कालिदास का जीवन किंतु अप्रामाणिक हो जाता है। कालिदास के अलावा मल्लिका का जीवन भी कहीं न कहीं अप्रामाणिक दिखाई देता है। वह आरंभ में स्वयं को एहसास दिलाती है कि उसकी प्रामाणिकता खंडित नहीं हो सकती, किंतु स्वयं के नज़रिए में भले ही उसका जीवन अप्रामाणिक हो, किंतु यदि हम अस्तित्ववाद के नज़रिए से देखें तो अस्तित्ववाद की दृष्टि से देखने पर ये एकदम स्पष्ट दिखाई देता है कि उसका जीवन भी निश्चित रूप से अप्रामाणिक है। तो दोस्तों, इसकी जो तीसरी बात है वह यह है गाँव और शहर का द्वंद्व। यानी कि जो कालिदास है वे प्रारंभ में गाँव में रहता है और गाँव में रहकर ही प्रकृति के मध्य घुल मिल जाता है।
वह हरिण शावक और पहाड़ पर्वत नदियाँ और जंगल, साथ ही साथ वर्षा बादल, इन सभी पर कविताएँ बना लेता है। किंतु कविता बनाना उसके जीवन का उद्देश्य भी हो जाता है। वह ये बात बाद में समझ पाता है कि गाँव को छोड़कर जब वह शहर में जाएगा तो शहर में कितना निस्सार जीवन वह पा पाएगा, और पाने के बाद उसका मूल व्यक्तित्व कहीं खो जाएगा और वह अपने मूल व्यक्तित्व से कट जाएगा। इस नाटक का ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है कि मूल व्यक्तित्व जो है वह इंसान को अजनबीपन का शिकार बना लेता है, क्योंकि जब मूल व्यक्तित्व से व्यक्ति कट जाता है तो वह व्यक्ति अजनबीपन का शिकार हो ही जाता है। तो गांव में इंसान प्रकृति में डूबकर जीवन यापन करता है, साथ ही खुद को प्रकृति का अहम हिस्सा मानता है। जबकि जो शहर में जो प्रकृति है वहाँ पर प्रकृति को मतलब की दृष्टि से देखा जाता है, या अर्थात प्रकृति का इस्तेमाल केवल मतलब के लिए ही किया जाता है। तो कालिदास का यहाँ पर एक उदाहरण हम देख सकते हैं। यहाँ पर कालिदास के एक उदाहरण दृष्टि से वे हरिण शावक को घायल अवस्था में देखकर अत्यंत मार्मिक अवस्था में पहुँच जाता है, और वह कहता है कि हम जिएंगे हरिण शावक, जिएंगे ना, एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। अंत में निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि जो आषाढ़ का एक दिन है वह मोहन राकेश की अत्यंत स्वाभाविक रचना है, जिसमें निराशा, अजनबीपन, यंत्रणा, संत्रास, प्रकृति और संपूर्ण अस्तित्ववादी दर्शन अपनी यथार्थता के साथ अभिव्यंजित होता है। तो यदि आप यथार्थवादी रचना पढ़ना चाहते हैं तो आप आषाढ़ का एक दिन पढ़िए। यहाँ पर कैसे एक व्यक्ति व्यक्तित्व विभाजन का शिकार होता है वह अत्यंत वास्तविक रूप से चित्रित किया गया है। अंत में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको हमारी बनाई गई ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। ये वीडियो यूजीसी नेट इत्यादि की दृष्टि से काफ़ी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की बेहतरीन कृति है और इस पर कई प्रश्न भी बनाए जाते हैं। इन प्रश्नों को हल करने की दृष्टि से इसकी संवेदना को जानना आवश्यक था। अतः देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। थैंक यू।